नमस्कार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात मुझे लगता है कि आपको फिर से याद दिलानी चाहिए। आप इस सीरीज़ को सिर्फ एक एमसीक्यू सीरीज़ मत मानिए, वरना आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसमें हम सिर्फ प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप यही समझ लीजिए कि इस सीरीज़ में जितने भी प्रश्न लिए जा रहे हैं, ये वो प्रश्न हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं। दूसरी बात, हम सिर्फ प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि प्रश्नों को बनाया कैसे जाता है, खासतौर से यूपीएससी कैसे प्रश्न बनाती है और किस लाइन में कौन सी ट्रिक छिपी होती है जिसे हमें पकड़ना है। यानी कि हम प्रश्न के फॉर्मेशन से लेकर के उसमें लगने वाली ट्रिक की भी बात कर रहे हैं, उसे भी समझ रहे हैं। और साथ ही साथ हम उन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं जिन पे प्रश्न बनाए गए हैं। जो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही नहीं बन सकता। इस टॉपिक से यानी कि यूनेस्को पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो आगे हम देखेंगे ना, अलग अलग तरीके से कम 5-6 प्रश्न बन सकते हैं। तो हम उस एंगल से व्याख्या देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको खूब गंभीरता से लीजिए। बाकी आप जानते हैं कि जो टॉप 300 की नोट दी जाती है, मेंस की नोट दी जाती है, स्टडी की तो पूरी दे दी गई है, उसी के साथ ये फ्री में दिया जा रहा है। इसकी नोट आप देख रहे हैं एडवांस में दी जा चुकी है ताकि आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। यूनेस्को के बारे में आपसे पूछा गया है, 2 कथन दिए गए हैं और कहा गया है कि कौन सा सही है ये आपको बताना है। सीधी सी बात है। अब इस पहले कथन को ध्यान से पढ़िए और यूपीएससी की चालाकी समझिए कैसे प्रश्न बनते हैं। कथन है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है, प्रश्न ऐसे बने हैं कि किसी संस्था को संयुक्त राष्ट्र से जोड़कर यूपीएससी ने पूछा है कि ये उसकी विशेष एजेंसी है। लेकिन ये बात सही भी हो जाती है कभी कभी और कई बार गलत भी हो जाती है, क्योंकि वो संस्था जो है उससे संबद्ध है लेकिन उसकी विशेष एजेंसी नहीं है। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है। लेकिन यूनेस्को की जहाँ तक बात है वो है विशेष एजेंसी है। अब इसी कथन में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक कथन नहीं है। कहने के लिए आपको एक लाइन दिख रही है लेकिन इसमें 2 बातें कही गई हैं। पहली बात कि ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये पहली बात हो गई। और कहा गया है कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये दूसरी बात हो गई। ये जो तरीका है यूपीएससी का सबसे फेवरेट तरीका है और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे लोग टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, बढ़िया से रिवाइज करके जाते हैं और गलती करके आते हैं। क्योंकि ये जो दूसरा हिस्सा है ना, यहीं पर यूपीएससी चालाकी करती है। क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ भाई ये विशेष एजेंसी है यूएन की, तो हाँ ठीक है, वही संयुक्त राष्ट्र की, तो ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन इसको हम अच्छे से नहीं पढ़ते ध्यान से, यहाँ गलती हो जाती है। तभी पता चलेगा कि ये जिनेवा में नहीं है। कहाँ है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊँगा ही। अब ये गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया, तो ना तो ये सही होगा ना ये सही होगा। अब या तो दूसरा सही होगा या फिर कोई सही नहीं होगा। एलिमिनेशन का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि एक एक कथन पे जो आप कंफर्म होते जाएं, खासतौर से तब जब वो कथन सही नहीं है, तो यहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट करिए और देखिए कि कितना बच गया, उस पर दिमाग लगाना है, तब ज़्यादा फायदा होता है। भारत यूनेस्को के का संस्थापक सदस्य है, ये कथन सही है। अब आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अच्छी बात है, फिलहाल उत्तर तो आप जान गए। अब देखते हैं कि प्रश्न और कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। दोनों कथन सही गलत मैंने बता दिए, लेकिन ये जो यूनेस्को है, इसका पूरा नाम आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इसका नाम खूब पढ़ते हैं और यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस डेली, मतलब हर साल आप देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। वहाँ क्या लिखा था? जिनेवा में। और बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में है। इसी वजह से ये चांस ज़्यादा बना रहता है कि आप इस कथन में फिसल सकते थे। इस बात का ध्यान रखिए। तथा इसके 194 सदस्य देश हैं, 12 सहयोगी सदस्य हैं। तो ये तो सदस्य नॉर्मली ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। इतिहास को अगर आपने सतही तौर पे पढ़ा, बहुत इमोशनल होके पढ़ा, तो आप कई सारी ऐसी डिटेल्स
भूल सकते हैं और भावनाओं में आके गलतियां कर सकते हैं जो नॉर्मली यूपीएससी आपसे उम्मीद नहीं करती। कई ऐसी संस्थाएं बनी हैं जो भारत की आज़ादी से पहले बनी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो बना है 1919 के आसपास बना था। तो उसमें आप पढ़ते हैं कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है, और एक तरफ आपने पढ़ लिया कि हम 1947 में आज़ाद हुए हैं। तो एक सामान्य बुद्धि ये कहती है, कॉमन सेंस ये कहता है कि आज़ादी के बाद भारत संप्रभु बना है और ये उसके पहले कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले संस्था बनी है, तो भारत उसका संस्थापक सदस्य कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में सवाल आएगा, और यूपीएससी तो पूछ भी चुकी है इस पे 1-2 सवाल। तो इसका उपाय, इसका जवाब ये है कि उस समय भारत में जो सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी, वो भारत के बिहाफ पे, भारत की तरफ से भी उसमें जब शामिल होती थी उसकी स्थापना में, तो हमने मान लिया कि हाँ, भारत ने भी उसमें हिस्सेदारी की थी, संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। स्थापना हुई थी 1945 में, और यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र कब हुआ था? 1946 में हुआ था, नवंबर-दिसंबर में पेरिस में आयोजित किया गया था। तो ये यहाँ पर लिख दिया गया है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है। बात समझ में आ गई? पूरी बातें आपने जान ली। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये PYQ में आपको मिल जाएगा कि देखिए, जब भी, अब एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ, जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो ना, तो आपको सबसे पहले इन 2 कथनों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये बातें नॉर्मली हमें नहीं बताई जाती, और आजकल लोगों को फुर्सत भी नहीं है इस तरह की बातें बताने की। खैर, आप हमसे जुड़े हैं तो हर वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके सिलेक्शन की ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते कि आप जुड़े रहें। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करें। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है यार, याद दिला देना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 तरह से कथन बनाया गया। अभी जस्ट इसके ऊपर हमने देखा कि ऊपर इस तरह की बात कही गई थी और कहा गया था कि यूनेस्को के बारे में 2 कथनों पे आप विचार करिए। इस बार क्या कहा गया है कि 2 कथन पहले ही दे दिए गए हैं, उसके बाद नीचे बात कही गई है। ये यूपीएससी की चालाकी होती है। कई बार हम यहाँ से, ऐसे पैटर्न में आपको यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, आप गलतियाँ करेंगे, यहाँ से नहीं करना। खैर, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 होना चाहिए। 3 कथन है। कहाँ से पढ़ना चाहिए? आप पहले इसे पढ़िए कि ये जो कथन दिए गए हैं उनके बारे में असली बात क्या कही गई है। कहा जा रहा है कि कितने अभिसमयों के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है। GEF शायद उसको बोलते हैं, हाँ वही, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसका इंग्लिश। तो कहा जा रहा है कि ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इनमें से किनके लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है, मतलब पैसे की ज़रूरत होती है तो ये संस्था पैसा देती है। ठीक है, उनको मैनेज करती है। अब जब ये आपने पढ़ लिया, तब इन कथनों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले उसको पढ़ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, बस ये है कि भटक सकते हैं आप। पहले ही आपको दिशा मिल जानी चाहिए कि इन कथनों को किस नज़रिए से देखना है। तो नज़रिया आपको मिल गया कि भाई जो GEF है वो इनमें से किसके लिए काम करता है, और 3 अभी समय दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सम्मेलन हुआ था, और अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। और ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। लेकिन एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी और परीक्षा की नहीं, क्योंकि जब मैं यूपीपीसीएस की बात करूँगा तो हो सकता है कि सेम ट्रिक मैं अलग तरीके से बताऊँ। जब इस तरह से आए कि ये किन के लिए काम करता है, या पर्यावरण से संबंधित मैंने बताया था आपको कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसका असर किन किन क्षेत्रों पर होता है, इस फॉर्मेट में जब प्रश्न यूपीएससी पूछती है तो नॉर्मली सारे कथन सही होते हैं। फिलहाल अभी का जो प्रश्न है उसका तथ्य भी यही है कि ये इन सब के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा C। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा और समझ लेना है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, 6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। उनमें से 3 को लेकर प्रश्न बनाया गया था, लेकिन आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, एक तरह से याद कर लीजिए। जो इन्वायरमेंट वाली नोट दी गई है आपको टॉप 300 की, उसमें आप देखेंगे इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्यों?
क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न सीबीडी पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर प्रश्न आए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए, मरुस्थलीकरण वाले पे 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, इसलिए थोड़ा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत होती है। बाकी अलग से टॉपिक है, वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। जीईएफ के बारे में भी हमने विस्तार से नोट दिया है, तो फिलहाल इसको पढ़ रहे हैं। टॉप 300 की नोट है, खूब रिवाइज करिए। सबूत तो मैं दिखाऊंगा इस बार भी, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। खैर, अब यहाँ देखिए सीबीडी, ये सारे नाम हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे ये मीना माता वाले पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अलग से क्वेश्चन आते हैं। विशेष रूप से UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जीईएफ विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय पोषण की सुविधा प्रदान करता है और पेरिस समझौते का भी समर्थन करता है। पेरिस समझौता आप जानते हैं, 2015 वाला। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए जीईएफ अनुच्छेद 14 के अनुसार वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है और इसका मार्गदर्शन एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से दिया जाता है। सितंबर 2003 में UNCCD यानी कि मरुस्थलीकरण के लिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक तंत्र बनाया गया, सम्मेलन हुआ। इसके पक्षकारों के सम्मेलन में औपचारिक रूप से वैश्विक पर्यावरण सुविधा को वित्तीय तंत्र के रूप में नामित किया गया था और इस निर्णय से जीईएफ को मरुस्थलीकरण और वनों की कटाई से निपटने के उद्देश्य से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति प्राप्त हुई। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसे देखिए, कहा गया है, ये भी ध्यान से समझिए, सेम पैटर्न है जो अभी हमने देखा, कि उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। यहाँ से शुरू करिए, तब विशेषताएं पढ़िए, ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर ये आप थोड़ा सा टेढ़ा नहीं बता रहे हैं कि पहले इसको पढ़ लो, हमेशा मैं इसको थोड़ी पढ़ने के लिए, अगर मैं कहता कि यहाँ लिखा रहता बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तब मैं थोड़ी कहूँगा आपसे कि ये वाला पहले पढ़िए, मैं तब कहूँगा कि पहले यहाँ से पढ़िए। लेकिन अगर असली बात यहाँ लिखी गई है जिससे दिशा पता चलती है तो आप इसे पढ़ेंगे। दिक्कत कहाँ है, अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना और यहाँ पे आपने पढ़ लिया, ये चट्टानों, हाइड्रोकार्बन और बर्फ से बने होते हैं, आपको समझ में अभी नहीं आएगा कि किसकी बात हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सिर्फ इतना ही खोलना है जितने में ये लाइन दिखे, आपको बाकी चीज़ें दिख रही हैं तो अंदाज़ा लग सकता है। लेकिन अभी भी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि किस खगोलीय पिंड के बारे में कहा गया है, तब तक हो सकता है कि दिशा थोड़ी बदल जाए। और अभी तो यहाँ पर ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि साफ साफ दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब तक आप इस लाइन को नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि ये 3 बातें किसके बारे में हो रही थी, मतलब किस क्षेत्र की बात हो रही थी। टॉपिक का तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। खैर, खगोलीय पिंड ये दिए गए हैं, इनमें से किसके बारे में 3 लाइनें कही गई हैं। ये चट्टानों, हाइड्रोकार्बन और बर्फ से बने होते हैं। इनकी एक उत्केंद्रित कक्षा होती है। सूर्य के निकट होने पर ये एक पतली और अस्थायी वायुमंडलीय पूंछ बनाते हैं। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब कौन सा उत्तर सही है आपको लगता है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, बौने ग्रह, ये इतने करीबी लगते हैं ना कि कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि ये धूमकेतु है। अब धूमकेतु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। कॉमेट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। धूमकेतु ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो चट्टानों, बर्फ और हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं। इनकी कक्षाएं अत्यधिक विकेंद्रित होती हैं जो इन्हें सूर्य के बहुत दूर और फिर अत्यंत निकट ले आती हैं। ऐसा होता है कि यहाँ पे सूरज है और एक धूमकेतु है, तो उसकी कक्षा कुछ ऐसी हो सकती है कि यहाँ से एकदम पास से गुजरे और इतना दूर चला जाए कि हो सकता है कि क्यूपर बेल्ट, कुपियर बेल्ट, ऐसे अलग अलग हिंदी में नाम उसका दे देता है, क्यूपर बेल्ट कहते हैं, उसके बाहर भी चला जाए। वो बेल्ट कौन सा है, मतलब ये जो सौरमंडल की जो सीमा है, सारे ग्रह इसी के अंदर है। यहाँ पर एक बादलों जैसी पट्टी बनी हुई है चारों तरफ, हो सकता है कि इसके बाहर भी चला जाए या फिर इस पट्टी में चला जाए, फिर यहाँ से कभी घूम के निकल के फिर आएगा। यानी कि सूरज से बहुत दूर पूरे सौरमंडल के सीमा तक जा सकता है, फिर वहाँ से घूम के आएगा, सूरज के पास आ जाएगा। तो जब इधर जाएगा, सूरज की रोशनी यहाँ जाते जाते काफ़ी कम है, ठंडक बढ़ जाएगी, धूल कण वगैरह हैं तो वो चिपक चिपक के वो बड़ा एक ठोस पिंड बन जाता है और चक्कर लगा ही रहा है। फिर धीरे धीरे जब वो यहाँ आएगा पास तो उसकी गर्मी बढ़ती चली जाएगी। मैं इधर से चक्कर लगवा रहा हूँ, आप इधर से भी लगवा सकते हैं। गर्मी बढ़ेगी, उसमें जो धूल और बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल के पीछे छूटती चली जाएगी। तो और
चूँकि यहाँ से रोशनी निकल रही है तो उस रोशनी की वजह से, विकिरण की वजह से वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो लगता है कि उसकी पूँछ है, वो पूँछ नहीं है, इसका धूल झड़ रहा है, एक तरह से बर्फ़ पिघल रही है। तो ये इसकी विशेषता होती है। जो बीच का हिस्सा होता है वो ठोस होता है, कठोर होता है, लेकिन ऊपर जो है परत बन जाती है बर्फ़ की। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बाकी मैं कहाँ था, जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो सूर्य की गर्मी से उसकी बर्फ़ वाष्पित हो जाती है, जिससे गैस और धूल की एक पतली और अस्थायी वायुमंडलीय टेल बन जाती है, पूँछ बन जाती है। यह पूँछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर होता है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसको पढ़ दूँ, क्योंकि उस पर सौर पवन का प्रभाव होता है। ये जो पूँछ बन रही है हवा की वजह से नहीं बन रही है। कई बार मतलब कल्पना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जैसे धरती पे दौड़ रहे हैं, सामने से हवा लग रही है, तो हमारा कपड़ा मान लीजिए बटन खुला हुआ है तो पीछे की तरफ उड़ रहा है। तो वहाँ पर अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं है कि हवा चल रही है, वहाँ पे तो निर्वात है। तो फिर ये पूँछ कैसे बन रही है? पूँछ बन रही है, यहाँ से सौर विकिरण निकलता है, सौर तूफान निकलता है, उसकी वजह से। तो अगर धूमकेतु यहाँ है तो इसकी पूँछ ऐसे बनी रहेगी। हो सकता है कि ऐसे आ रहा है लेकिन पूँछ इधर बनेगी। अगर यहाँ पर है तो इसकी पूँछ इधर बनेगी। अगर यहाँ पर आ गया तो इसकी पूँछ इधर बनेगी। हो सकता है कि ऐसे ही जा रहा है लेकिन पूँछ इधर बनेगी। रीज़न ये है कि सूर्य की विकिरण यहाँ से आ रही है, सौर तूफान यहाँ से आ रहा है। बात समझ में आ गई? ये भी कई लोग नहीं समझ पाते हैं। फिलहाल आपने समझ लिया, आप एक पॉइंट आगे बढ़ गए। अच्छा, ये विशेषताएं धूमकेतुओं को अन्य खगोलीय पिंडों से अलग करते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह। ये मुख्य रूप से चट्टानी होते हैं और अधिकांशतः मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पट्टी में पाए जाते हैं। ये अक्सर पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी बहुत पहले पूछा है। तो इस पे मैं एक विचार कर रहा हूँ, खैर अभी बताऊँगा नहीं, बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है। मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ बड़ा करने वाला हूँ जो आपको ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। खैर, तो क्षुद्र ग्रह की बात हो गई। उल्का पिंड आप जानते हैं, ये छोटे कण या धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। वो जो धूमकेतु घूम रहा था वो भी वायुमंडल में आ सकता है घूमते हुए। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये भी आ सकते हैं वायुमंडल में। जब ये वायुमंडल में आते हैं, ये धरती है, ये इसका वायुमंडल है, यहाँ से प्रवेश किया तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, वायुमंडल से घर्षण बढ़ता चला जाता है। तो ज़्यादातर जो पिंड होते हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। कुछ बच जाते हैं तो आगे कहीं धरती पे कहीं गिर जाते हैं, फिर उस पर रिसर्च होता है, पता चलता है कहाँ से आया है, किस ग्रह से इसका संबंध है, क्या क्या उसमें धातुएँ पाई जाती हैं, वो अलग बात है। तो ये एक तरह का पिंड है उल्का पिंड। इसमें शूटिंग स्टार आप जानते हैं, टूटता हुआ तारा जिसको कहते हैं, बेसिकली वो उल्का पिंड ही होता है, जल रहा होता है। ठीक है, वायुमंडल में इसे जा रहा है। बहुत सारे लोग बचपन में मतलब उसको देख करके अपनी क्या कहते हैं विश मांगते हैं। खैर, उल्का पिंड हो गया। बौने ग्रह क्या होते हैं? ये छोटी खगोलीय पिंड होते हैं जो जैसे प्लूटो, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन अपने कक्षीय क्षेत्र में प्रभुत्व तो नहीं रखते। तो आप जानते हैं ग्रह की परिभाषा क्या है? प्लूटो को क्यों बाहर कर दिया गया, खदेड़ दिया गया? क्योंकि ग्रहों की कुछ विशेषताओं में, जैसे एक विशेषता ये होती है कि इसकी एक निश्चित कक्षा होगी, दूसरी इसका एक मतलब बाउंड्री बनाएगी, कम से कम इतना वजन, इतना आकार तो होना ही चाहिए। तो खैर, इसको हम ग्रह मान रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत ये ना कि एक शर्त पूरा नहीं कर रहा था। ये अपने पास वाले ग्रह का कक्षा में कभी घुस जाता था, फिर इधर से, तो एक निश्चित इसकी कक्षा नहीं थी। तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन इनकी कक्षा में कोई प्रभुत्व नहीं होता, अपना एक डिफाइंड रास्ता नहीं होता, और छोटे होते हैं आकार में, तो उनको बौने ग्रह कर देते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कह देते हैं। इसके बाद से राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, ऐसे आयोग समितियां यूपीएससी की फेवरेट है। इसके बारे में आपसे पूछा गया। अब तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको पढ़िए, क्योंकि मेन बात तो यहीं लिख दी गई है, इसे समझिएगा। कथन कह रहा है कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ये बातें बहुत ज़ोर देकर मैं कहूँगा कि ये वैधानिक संवैधानिक पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर इस अधिनियम के तहत बनाई गई है, ये संशोधन अधिनियम नहीं था, बस एक कानून था, तो वैधानिक ही होगी। मैंने बार बार इसका अंतर बताया है कि कानून के तहत कोई संस्था बनी है तो वो वैधानिक है, लेकिन वही कानून अगर संविधान में संशोधन करके बनाया गया है और कोई संस्था बनी है उसके माध्यम से, तो वो संवैधानिक है। ओबीसी आयोग जो था पहले एक सामान्य कानून से बना था तो वैधानिक संस्था थी, बाद में संविधान में संशोधन किया गया, फिर वो संवैधानिक संस्था हो गई। तो ये चीज़ है। खैर, ये बात ठीक है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अन्य एजेंसियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के
आपदा मोचन प्रयासों में ये समन्वय करती है। तो ये सामान्य सी बात है, समन्वय वगैरह करना, सहायता करना, ऐसी लाइनें हैं, समझिए कि ठीक है, ये सही ही होगा। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसके तहत इसकी स्थापना की गई है, तो आप जान गए। अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट सचिव करते हैं। बाकी वही सारी बातें हैं कि एक तरह से सहयोग करके चलना, साथ में मिलके काम करना, आपदा प्रबंधन में भूमिका निभाना, ये बेसिक बात है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, कुछ याद आ रहा है? इस पैटर्न पर यूपीएससी ने पिछले, मैं कितना मान लूँ, 5 साल मान लेते हैं, 5 साल, 5 नहीं, मेरे ख्याल से 2018 से मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर साल इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। कि इस तरह से कुछ प्रश्न आप मतलब 4 से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं, समझ रहे हैं? नॉर्मली ऐसा होता था कि 3-4 ऑप्शन दिए गए, फिर उसी पे बात हो रही है। 5, 6, 7 ऐसे भी, खासतौर से अगर आपने जीएसटी वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें पूछ लिया यूपीएससी ने कई बार कि भाई इनमें किस पे जीएसटी लगता है, किसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। संगठनों पे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें भी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह के कथन पहले पीसीएस परीक्षाओं में आते थे, छत्तीसगढ़ पीसीएस वगैरह में आपने देखा होगा। लेकिन यूपीएससी भी इसको लेके चलिए, क्योंकि थोड़ा है उस लेवल का। कहा जा रहा है कि कितने ब्रिक्स संगठन के सदस्य हैं? नाम दिया गया ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। ब्रिक्स के बारे में हम विस्तार से जानते हैं, आप जानते हैं कि हमने डिस्कस किया है, नोट आपको दी गई है। अब पैटर्न वही बनाया गया है, केवल 3, केवल 4, केवल 5, 6, सभी 6। कायदे से देखा जाए तो ये सब हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए, ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए, कथन यहाँ से पूछा जा सकता है। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है पहले भी। इन्होंने ब्राज़ील, रूस भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए ब्रिक नाम की एक शब्द दिया था कि ये मिल के अगर एक संस्था बनाए, ये नाम हो सकता है ब्रिक ने 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में काम करना शुरू किया। 2009 में रूस शामिल हुआ इसमें। नहीं, रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन, रूस तो पहले ही हमने ले लिया ना, ब्रिक में आर तो था ही। तो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2010 में। दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, ब्रिक्स। ठीक है, प्रारंभिक 5 ब्रिक्स देश जो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ है, नया है। एक दक्षिण अमेरिका का देश था अर्जेंटीना, उसको भी कहा गया था, उसने कहा था हम भी आ रहे हैं, लेकिन बाद में कहा कि हम नहीं आएंगे, आप लोग जाओ, मतलब वो शामिल नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, क्योंकि चर्चा में था, शुरू में करंट अफेयर में बातें थी कि वो भी शामिल होगा। हो सकता है यूपीएससी उसको भी शामिल कर ले क्वेश्चन में, और आपको लगे कि हाँ यार ये भी चर्चा में तो था, हो गया होगा। नहीं, उसने मना किया था, और इंडोनेशिया भी जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि तुरंत जाइए, आप नोट लीजिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए, क्योंकि देखिए सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है कि कम समय में कम एनर्जी में आप कितना बेहतर कर पाते हैं। दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ेंगे, इधर उधर समय बिताएंगे, तो हो सकता है कि आपकी तैयारी तो हो जाए, लेकिन ये करने में समय कितना लगेगा ये नहीं पता। ये जो काम है, आपने आज नोट ले लिया, अब आपके ऊपर है कि आप 1 हफ्ते में इसे रट जाइए, अच्छे से समझ लीजिए, चाहे 2 साल 4 साल लगाइए। नोट स्टैटिक वाली दे दी गई है, करंट अफेयर की नोट धीरे धीरे दी जा रही है, ताकि आप एक एक करके पूरा याद कर लें। तो जाइए तुरंत कमेंट में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है, उसका अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, ऐप का भी लिंक है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप इस सीरीज़ के पुरानी वीडियोज़ को भी बार बार दोहराइए। अगर आपने ये वाली नोट ली है, मतलब ये तो फ्री में दी जाती है आपको उसी ग्रुप में, तो आप उसी से दोहराइए, मतलब पीडीएफ से ही प्रैक्टिस करिए, दोहराइए, क्योंकि इसे भी आप नोट ही समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट नहीं लिया है तो इस वीडियो में आप बार बार आइए, देखिए, दोहराइए, और जो भी बातें बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके बहुत काम का है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है, काम की चीज़ है, तो आपको लाइक भी करना चाहिए। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।